तो पिछले क्लास में हम लोग सेल मेम्ब्रेन देख चुके थे, यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट किए थे और हम लोग प्लांट सेल, एनिमल सेल को अच्छे से देखे थे और सेल मेम्ब्रेन को पूरा अच्छे से पढ़े थे। तो आज का जो क्लास है वो हम लोगों का स्टार्ट होगा सेल वॉल से। किससे? सेल वॉल से। तो एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए और जितना जल्दी हो सकता है जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे, उसको आप अंडरलाइन करते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, सेल वॉल जो है वो आपको याद रखना है कि सेल वॉल जो है ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। एग्जाम में पूछा जा सकता है सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। देखो होता क्या है कि ये प्लांट सेल है। ये क्या है? प्लांट सेल है। प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल होता है। समझ पा रहे हैं? अब कोई भी सेल जब शुरू में बनता है तो उसका साइज छोटा होता है। साइज क्या होता है? धीरे धीरे वो सेल ग्रो करके बड़ा हो जाता है। जिस तरीके से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका छोटा, मतलब उसका जो शरीर है वो छोटा होता है, बॉडी छोटा होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है, एडल्ट फेज में जाता है तो उसका बॉडी जितना बढ़ना रहता है बढ़ जाता है। उसके बाद फिर बुढ़ापा आएगा तो फिर धीरे धीरे उसका वेट कम होगा, सारा चीज घटेगा, फिर बढ़ेगा नहीं। कुछ इसी तरह का सिचुएशन अगर आप देखोगे तो प्लांट के साथ भी है। प्लांट का सेल जब बना और उसका साइज इतना बड़ा था, फिर धीरे धीरे ये बढ़ेगा और इसके ऊपर है सेल वॉल। क्या है? एक रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर। अगर ये शुरू से रिजिड रहेगा तो फिर ये सेल ग्रो कैसे हो पाएगा? अगर मान लो ये सेल इतना छोटा है, इसके ऊपर हार्ड स्ट्रक्चर लगा दें तो उसको ग्रो करने देगा? तो क्या उसको बढ़ने देगा? नहीं। तो जब सेल छोटा होता है, प्लांट सेल जो अभी अभी बना है और वो छोटा है, तो उसके ऊपर जो सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी सेल वॉल। और जब सेल पूरे तरीके से डेवलप हो जाएगा और उसके ऊपर जो सेल वॉल बनेगा वो कहलाएगा सेकेंडरी सेल वॉल। आ रहा समझ में? सेकेंडरी सेल वॉल का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तब प्लांट का सेल में कोई फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, प्लांट का सेल का साइज इंक्रीज नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? तो चलिए देखिए, तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग। सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। ओके, यहां तक क्लियर है? ये आउटर कवरिंग बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। किसमें? फंगस में भी है और प्लांट्स में भी है। तो सेल वॉल जो है फंगस में भी है और प्लांट में भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लो कि ये कोई फंगल सेल है, ये कोई फंगल सेल है और फंगल सेल के ऊपर सेल वॉल है। ये कोई फंगल सेल है और इसके ऊपर सेल वॉल है। तो फंगस के ऊपर जो सेल वॉल है और प्लांट सेल के ऊपर जो सेल वॉल है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? तो इसका जो सेल वॉल होता है प्लांट सेल का, वो सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। जबकि फंगस के ऊपर जो सेल वॉल होता है वो काइटिन या फिर चिटिन, जो भी बोलो, उससे बना है। CHITIN। तो काइटिन से बना है। किससे बना है? काइटिन। समझ पा रहे हैं? तो सेल्यूलोज से बना है। प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। जबकि फंजाई यानी फंगस का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है। ये आपका प्लांट सेल है और ये आपका फंगस सेल है। समझ पा रहे हैं? यहां तक इजिली समझ में आ रहा है? कोई डाउट? चलिए देखिए, अब देखिए सेल वॉल जो है नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इंफेक्शन, इट also help in cell to cell interconnection and provide barrier to undesirable macromolecules। कह रहा है कि सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट के सेल को शेप नहीं देता है, या फिर ये उसको, वो सिर्फ जो प्लांट का सेल वॉल, सेल के ऊपर जो सेल वॉल है उसको सिर्फ शेप प्रोवाइड नहीं करता है और प्रोटेक्ट भी करता है मैकेनिकल डैमेज होने से, इंफेक्शन से भी बचाता है, और इसके अलावा एक सेल से दूसरे सेल से इंटरैक्ट करने में भी मदद करता है। यानी एक सेल दूसरे सेल के साथ
कांटेक्ट भी कर सकता है। पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि सेल वॉल में भी होल्स है, जिसको क्या बोलते हैं, याद है क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके थ्रू एक सेल से मॉलिक्यूल दूसरे सेल में जा सकता है। समझ पा रहे हैं? लेकिन हर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल को अंदर भी आने से रोकता है। ठीक है। एल्गी हैव अ सेल वॉल, एल्गी में भी सेल वॉल है, मेड ऑफ, एल्गी में जो सेल वॉल है वो किससे बना है? सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। एल्गी क्या है पहले ये समझिए। एल्गी है क्या? एल्गी और फंगस ये दोनों अलग चीज है। एल्गी और फंगस दोनों अलग चीज है। एल्गी जो है ऑटोट्रॉफिक है, एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। फंगस अलग चीज है। फंगस को अलग किंगडम में, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, बैक्टीरिया, सॉरी फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तो उसमें फंगस एक अलग किंगडम है। एल्गी प्लांट किंगडम में आता है। एल्गी जनरली हम लोग उस प्लांट को बोलते हैं जिसमें कोई जड़, कोई पत्ता, कोई स्टेम, ये सब चीजें नहीं होता है। वो पानी में ग्रो करता है या फिर वो जगह में ग्रो करता है जो हमेशा भीगा रहता है। तो समझ पा रहे हैं? तो एल्गी में जो एल्गी का जो सेल वॉल है, एल्गी का जो सेल वॉल है वो किससे बना है? तो जो एल्गी है, एल्गी के ऊपर जो सेल वॉल है वो किससे बना है? एल्गी के ऊपर जो सेल वॉल है वो बना होता है किससे? सेल्यूलोज से, ग्लैक्टेन से, मैनन और मिनरल। कौन कौन सा मिनरल? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि दूसरा जो ग्रुप है प्लांट का, समझ पा रहे हैं, जो दूसरा ग्रुप है प्लांट का, एल्गी को छोड़ दें क्योंकि प्लांट को फर्दर 5 ग्रुप में बांटा गया है। एल्गी में बांटा गया है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 ग्रुप में बांटा गया है। अगर एल्गी को छोड़ दें और जो ग्रुप है प्लांट का उसकी बात करें तो उसका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से, ये हेमी सेल्यूलोज से, पैक्टिन और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। लेकिन बेसिकली जो प्लांट सेल का जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। अब पहले ही बता चुके हैं कि कोई प्लांट का सेल के ऊपर जो सेल वॉल होगा वो शुरू इनिशियली जब प्लांट का सेल छोटा होगा तो उस समय जो सेल वॉल होगा वो कैसा होगा? प्राइमरी वॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइमरी वॉल। तो द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, वो प्लांट सेल जो अभी यंग है, जो अभी और मैच्योर होगा, अभी और बढ़ेगा, उसके ऊपर जो सेल वॉल होता है हम लोग उसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वॉल। एंड इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, और वो वॉल जो होता है उसमें एबिलिटी होता है कि वो ग्रो करेगा, तभी तो सेल भी ग्रो करेगा और उसके ऊपर जो सेल वॉल है वो भी ग्रो करेगा। विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स, और जैसे जैसे सेल मैच्योर हो जाता है, पूरा डेवलप हो जाता है, समझ पा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो प्राइमरी सेल वॉल है वो डिमिनिश हो जाता है और उसके ऊपर कौन सा सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है? सेकेंडरी वॉल का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? सेकेंडरी वॉल का। और सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर यानी टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। यानी ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, तो जब ये सेल पूरा मैच्योर हो जाएगा तब इसके ऊपर ये प्राइमरी सेल वॉल रहेगा ऊपर से, और अंदर से सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगा। और जब इसमें सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगा तो फिर इस सेल का अब और ज्यादा फर्दर ग्रोथ नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं? या कंफ्यूजन है? फिर आगे देखिए, मिडिल लैमिला। क्या है मिडिल लैमिला? मिडिल लैमिला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नाइबरिंग सेल्स टुगेदर। कह रहा है कि एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से आपस में कैसे चिपका रहेगा, कैसे एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल के साथ कांटेक्ट में रहेगा। तो ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि ये एक और प्लांट सेल है, ये एक और प्लांट सेल है, और प्लांट सेल का ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं वो सेल वॉल है, और ये दूसरा सेल है और ये इसका सेल वॉल है। तो ये इसके सेल वॉल के बीच में जो जगह है वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मिडिल लैमिला। क्या कहलाएगा? और यहां पे क्या होगा? कैल्शियम
कैल्शियम पेक्टेट होगा, और ये कैल्शियम पेक्टेट ये दोनों सेल को आपस में ग्लू करके चिपका करके रखा होगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? फिर उसके बाद आगे कहता है द सेल वॉल एंड मिडिल लैमिला मे बी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, लेकिन ये सेल दोनों सेल आपस में अगर ये पूरी तरीके से पैक रहेगा तो एक दूसरे से ये कनेक्ट कैसे होगा, एक दूसरे में मैसेज या फिर केमिकल का ट्रांसफर कैसे करेगा? तो इसमें एक होल भी होगा। समझ पा रहे हैं? और उस होल को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, और ये दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को ये कनेक्ट करेगा। तो समझ पाए यहां तक? यहां तक समझ पाए कि सेल वॉल क्या होता है और किसमें सेल वॉल, देखो सेल वॉल किसमें किसमें पाया जाता है। अगर हम इसका थोड़ा डिस्कस करें तो प्लांट के ऊपर, प्लांट का जो 5 ग्रुप है सबके ऊपर सेल वॉल पाया जाएगा। सेल वॉल आपका फंगस के ऊपर भी पाया जाएगा। सेल वॉल आपका बैक्टीरिया के ऊपर भी पाया जाएगा। सेल वॉल जो है प्रोटिस्टा में जैसे यूग्लेना का नाम सुने होंगे, उसके ऊपर भी सेल वॉल है। लेकिन सभी के ऊपर जो हार्ड स्ट्रक्चर है, किसी में सॉफ्ट है, किसी में हार्ड है, किसी में बहुत ही ज्यादा हार्ड है। समझ पा रहे हैं? बैक्टीरिया में तो सेल वॉल के ऊपर भी एक और एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है। तो समझ पा रहे हैं? तो इस तरह का सिचुएशन है, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। तो यहां पे हम लोगों को बेसिकली प्लांट के सेल वॉल के बारे में ज्यादा समझना है और फंगस के बारे में थोड़ा मेंशन कर दिया है। तो फंगस का जो सेल वॉल होगा, उसके सेल के ऊपर जो सेल वॉल होगा वो काइटिन का होगा। प्लांट के ऊपर जो सेल होगा उसका सेल वॉल सेल्यूलोज से होगा। लेकिन जो एल्गी होगा उसमें सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस, मैनन्स और मिनरल्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह प्रेजेंट होगा। जबकि दूसरा जो प्लांट का ग्रुप है उसके सेल वॉल में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट है। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले सेल के अंदर, सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस के ऊपर तो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस को छोड़ दो, बाकी बात जिसमें मेम्ब्रेन है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी के ऊपर मेम्ब्रेन है। समझ पा रहे हैं? वैक्यूल के ऊपर मेम्ब्रेन है और लाइजोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, वैक्यूल और लाइजोसोम, ये चारों के ऊपर मेम्ब्रेन भी है और ये चारों का फंक्शन एक दूसरे से लिंक भी है, कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे के साथ ये मिलकर के काम करता है। इसीलिए ये चारों को इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखा गया है। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बेसिकली हम किसको पढ़ेंगे? नीट में तो सिर्फ ये भी पूछ चुका है कि इसमें से कौन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। मान लीजिए इसमें से 3 ऑप्शन में दे दिया और एक राइबोसोम डाल दिया। समझ पा रहे हैं? तो ये तीनों में से मान लो गोल्गी apparatus है, वैक्यूल है, लाइजोसोम है और राइबोसोम लिखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आएगा, तो राइबोसोम नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सा किसका किसका स्टडी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्टडी करेंगे। उसके बाद कौन आएगा? दूसरा गोल्गी apparatus आ जाएगा। कौन आएगा? गोल्गी apparatus आ जाएगा। फिर उसके बाद लाइजोसोम आ जाएगा और फिर उसके बाद आ जाएगा वैक्यूल्स। तो ये चारों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल को मिला करके इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला गया। तो सबसे पहले ये 4 नाम तो याद रहना चाहिए जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आ रहा है। समझ पा रहे हैं यहां तक? माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, लेकिन ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus और वैक्यूल और लाइजोसोम के साथ मैच नहीं करता है, कोऑर्डिनेट नहीं करता है। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला देखिए, एनसीईआरटी निकाल के बैठिए। एनसीईआरटी में
एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है, समझना है, और एक एक चीज को अगर आप समझ रहे हैं तो हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। चलिए पहला सेंटेंस क्या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, while each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function। कह रहा है कि सेल के अंदर पाया जाने वाला मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन भी अलग है, लेकिन मैनी ऑफ दीज, लेकिन उसमें से कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है कंसिडर्ड टुगेदर एज एन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। लेकिन कुछ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को कंसीडर किया गया है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि उसका फंक्शन जो है कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड कहने का मतलब है कि उसका फंक्शन एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे के मदद से चल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो उसमें कौन कौन आ जाएगा? द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आएगा, लाइसोसोम आएगा और वैक्यूल आ जाएगा इसके अंदर। ये 4 ऑर्गेनल इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आएगा। समझ पा रहे हैं? सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, पेरोक्सिसोम के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, लेकिन ये आप कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ये मिल करके आपस में काम नहीं करता है, इसीलिए इसको ऊपर में कोऑर्डिनेटेड फंक्शन में ये काम नहीं करता, इसलिए इसको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कंसीडर नहीं किया गया है। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो ये 4 जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चारों किसके अंदर आएगा? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आएगा। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो आधा यहीं पे हम लोगों का कहानी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। यानी ये जो आप देख रहे हैं उस सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, ये न्यूक्लियस जो आप देख रहे हैं ना, उसके बाद ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ है उसके बारे में यहां बताया गया। तो ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। समझ पा रहे हैं यहां तक? इसके ऊपर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है? होल्स होता है, जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। कोई दिक्कत? और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही साथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये अपने मेम्ब्रेन को इस तरीके से फोल्ड करके रखता है कि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस क्रिएट करता है, जिसके अंदर बहुत सारा केमिकल्स भरा होता है, और उसी के कारण इसका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 2 तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देखेंगे। एक ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक भी राइबोसोम कहीं भी चिपका हुआ या अटैच नहीं है। तो जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है वो कहलाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ पा रहे हैं यहां तक? और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच है वो क्या कहलाएगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरा। क्या होता है? खुरदरा। अगर मान लीजिए आप अपने घर के वॉल में अगर छोटा छोटा बॉल चिपका देंगे तो क्या आपका घर का जो वॉल है वो स्मूथ रहेगा कि रफ हो जाएगा? खुरदरा हो जाएगा ना। और जिसके ऊपर कुछ भी राइबोसोम नहीं चिपका है, बॉल जैसा स्ट्रक्चर नहीं चिपका है, वो स्मूथ रहेगा, बिल्कुल प्लेन रहेगा। समझ पा रहे हैं? अब राइबोसोम क्या है? राइबोसोम किसमें मदद करता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मदद करता है। किसमें? प्रोटीन। तो आप क्या देखेंगे कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन बनाने में मदद करेगा। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड बनाने में मदद करेगा। क्या सीक्रेट करेगा? क्या बनाएगा? लिपिड बनाएगा।
तो इतना कम से कम पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे हैं तो हम और आगे चीजें इससे रिलेटेड आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बता रहा है। तो चलिए देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अब क्या बता रहा है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के से स्टडी करते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल का, जो यूकैरियोटिक सेल का, इस सेल के अंदर वाले पोर्शन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, वहां पे एक प्रेजेंस है नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम, मतलब एक जाल बिछा हुआ है रेटिकुलम का। रेटिकुलम यानी क्या, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब ट्यूब के जैसा इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है और न्यूक्लियस के साथ अटैच है। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या कहलाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्यूब लाइक और रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर बना करके प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिवाइड करता है इंट्रासेल्यूलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। यानी जो सेल के अंदर, ध्यान समझिएगा, ये मान लो कि सेल है और इस सेल में, ये मान लो सेल है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो इससे अटैच है। तो जो सेल के अंदर का जो स्पेस है उसको ये दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक जो इस रेटिकुलम के अंदर का स्पेस है और एक जो इससे बाहर का स्पेस है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो दो कंपार्टमेंट में सिंपली डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, साफ लिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेल्यूलर स्पेस, सेल के अंदर का जो स्पेस है उसको डिवाइड कर देता है टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, दो अलग कंपार्टमेंट में। दैट इज लुमिनल, यानी इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो स्पेस है वो लुमिनल कहलाएगा, एंड एक्स्ट्रा लुमिनल यानी जो साइटोप्लाज्म बाहर में प्रेजेंट है, और ये जो बाहर में प्रेजेंट है ये तुम्हारा कहलाएगा एक्स्ट्रा लुमिनल। यानी जो इस ट्यूब के अंदर जो चीजें आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस है वो लुमिनल कहलाएगा। वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की बात बता रहा है, ये अंदर का स्पेस बता रहा है। और ये जो बाहर का जगह है, जो साइटोप्लाज्म में ये बाहर का जगह है, वो क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा लुमिनल कहलाएगा। समझ पा रहे हैं यहां तक, या कोई डाउट हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस। ऐसा देखा गया है कि राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे अटैच रहता है, चिपका हुआ रहता है। तो देख चुके हैं, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum। और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ। अगर राइबोसोम उसके सरफेस पे नहीं रहेगा तो वो कैसा दिखेगा, स्मूथ दिखेगा, एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाएगा, जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है। समझ पा रहे हैं यहां तक? RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा देखा गया है कि सेल के अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्टिवली, बहुत तेजी से और बहुत एक्टिव होकर के क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है और सिक्रीट कर रहा है। दे आर एक्सटेंसिव, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के साथ अटैच भी है और फैला हुआ भी है साइटोप्लाज्म में। The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipids। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेजर साइट है जहां पे किस चीज का सिंथेसिस हो रहा है, लिपिड का। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER। हमारे बॉडी में, एनिमल के बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनता है
जो एस्टेरॉयडल नेचर का है, हम लोग हायर क्लासेस में या आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या होता है एस्टेरॉयडल नेचर। वो एस्टेरॉयडल नेचर हार्मोन जो है वो भी कहां सिंथेसाइज होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। समझ पा रहे हैं यहां तक? कोई इशू, कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग गोल्गी एपरेटस के बारे में बात करते हैं। जो गोल्गी एपरेटस है, सबसे पहला इसका जो डिस्कवर किया है, इसको उसी के नाम पे इसका इस ऑर्गेनल का नाम दे दिया गया। गोल्गी एपरेटस को किसने डिस्कवर किया था? गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। कब डिस्कवर किया था? 1898 में पहली बार ऑब्जर्व किया था। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नजदीक एक रेटिकुलम के जैसा, मतलब पैकेट पैकेट के जैसा चीजों से अरेंज और डेंसली स्टेन, यानी उसको जब कलर किया गया किसी भी चीजों से तो ज्यादा कलर वो ले लिया और उसके कारण उसको आसानी से देखा जा सका। और सबसे पहली बार इसको किसने देखा? कैमिलो गोल्जी ने। अब इसके बारे में पहले समझिए कि मान लो ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के नजदीक जो गोल्गी एपरेटस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां पे आप क्लियरली एक चीज देख पाएंगे कि जो गोल्जी बॉडी होगा उसमें दो फेस होगा, एक जो अंदर के तरफ धसा हुआ होगा इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव। क्या बोलेंगे? और एक जो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। कॉनकेव फेस जो होगा वो न्यूक्लियस के नजदीक होगा। समझ पा रहे हैं? और कॉन्वेक्स फेस जो होगा वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा। और ये जो गोल्गी एपरेटस है वो जनरली किसके नजदीक? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक प्रेजेंट होगा। समझ पा रहे हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जब ये नजदीक रहेगा तो जो भी केमिकल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर करेगा, बनाएगा, उसको ये पैकिंग करने का काम करेगा, पैकेजिंग करने का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में जो इसका फिगर दिया हुआ है उसको देखिए। ये गोल्गी एपैरेटस है जो सिस्टर्ने से मिलकर के बना है, यानी पैकेट पैकेट जैसा स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है। ये इसका कॉनकेव फेस होगा। कौन सा? कॉनकेव। और ये होगा कॉन्वेक्स। इधर से कोई भी केमिकल इंटर करेगा, समझ पा रहे हैं, और इधर से जब बाहर आएगा तो वो पैक्ड रहेगा, उसके ऊपर पैकिंग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो अब चलिए इसको समझते हैं क्या क्या एनसीईआरटी इसके बारे में लिखता है। इतना बेसिक जानकारी है आपके पास तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले गोल्गी एपरेटस का डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने 1898 में। ठीक है यहां तक? दीज वर लेटर नेम्ड, मतलब कैमिलो गोल्गी के कैमिलो गोल्गी के ही नाम पे इसका नाम दे दिया गया गोल्गी बॉडी। ठीक है? दे कंसिस्ट ऑफ मैनी, मतलब बहुत सारा फ्लैट चपटा डिस्क शेप सैक्स है जिसको सिस्टर्ने बोलेंगे, जिसका साइज अगर देखोगे 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर तक हो सकता है। मतलब उसका जो डायामीटर है वो 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल, और यहां देख चुके हैं आप फिगर में कि ये जो सिस्टर्ने हैं एक दूसरे के पैरेलल ऐसे रखा हुआ है। समझ पा रहे हैं? एक दूसरे के पैरेलली रखा हुआ है। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी हर सेल के गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो सिस्टर्ने का नंबर है वो अलग अलग है। किसी में हो सकता है 4 है, किसी में हो सकता है कि ये सिस्टर्ने 5 है, हो सकता है किसी में 3 है। मतलब इस तरीके से अलग अलग नंबर में प्रेजेंट है। द गोल्गी सिस्टर्ने आर कनेक्ट कंसेंट्रिकली अरेंज, मतलब इस तरीके से अरेंज है कि इसका जो सेंटर है वो एक एक्सिस में आएगा सबका, नियर द न्यूक्लियस। और कहां अरेंज है? न्यूक्लियस के नजदीक, और एक एक्सिस में सेंटर होगा। इस तरीके से ये अरेंज है विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस, कॉन्वेक्सिस और द फॉर्मिंग फेस कहलाएगा। यानी जो बाहर के साइड है जो कॉन्वेक्स है वो फॉर्मिंग फेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फॉर्मिंग फेस कहलाएगा।
जबकि जो कॉनकेव है, जबकि जो कॉनकेव यानी जिसको हम लोग ट्रांस भी बोलेंगे, कॉन्वेक्स को सिस, कॉन्वेक्स के साथ क्या लगा रहेगा, सिस, और कॉनकेव के साथ क्या लगा रहेगा, ट्रांस। तो जो कॉनकेव ट्रांस है, ट्रांस जो उसका साइड है, उसको मैच्योरिंग फेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैच्योरिंग। द सिस एंड द ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल आर इंटायरली डिफरेंट, यानी जो सिस फेस और ट्रांस फेस है वो डिफरेंट है, एक तरफ सिस है और दूसरे तरफ ट्रांस है, और अलग तरह का होता है, बट इंटरकनेक्टेड, दोनों अलग तरह का होता है लेकिन वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। द गोल्गी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। गोल्गी apparatus मेनली किस चीज का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। और टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, और मटेरियल को पैक करके एक ही सेल में एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है, नहीं तो फिर सेल से बाहर भेजने का काम करता है। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ये जो पैक करेगा मटेरियल वो छोटा छोटा वेसिकल्स के फॉर्म में पैक करेगा, वेसिकल्स के फॉर्म में, यानी बॉल के जैसा स्ट्रक्चर के फॉर्म में पैक करेगा, ठीक है। और वो वेसिकल्स फ्रॉम द ई आर फ्यूज विद द सिस फेस, और ये कहां से मूव करेगा, सिस फेस से ऑफ द गोल्गी apparatus एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। सिस फेस से इंटर करेगा, द मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वो मटेरियल जिसको वेसिकल्स के फॉर्म में पैकिंग करना है, फ्रॉम द ई आर, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल रहा है, अब वो फ्यूज होगा कहां पे, सिस फेस से गोल्गी apparatus का, और वो मूव करेगा किधर, मैच्योरिंग फेस की तरफ। किसके तरफ, मैच्योरिंग फेस की तरफ। मैच्योरिंग फेस किसको बोलते हैं, कॉनकेव फेस को। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्गी apparatus रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों क्यों ये जो गोल्गी apparatus है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक रहेगा, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका सिस फेस से मॉलिक्यूल को एंटर कराएगा, और ट्रांस फेस जिसको हम लोग कॉनकेव फेस या मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, उधर से जब निकलेगा मटेरियल तो वो पैक होकर के निकलेगा। समझ पा रहे हैं यहां तक। This explains why the Golgi apparatus remain in the close association with the endoplasmic reticulum. A number of proteins synthesized by ribosomes, राइबोसोम बहुत तरह का प्रोटीन बनाता है ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहां पे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने ऑफ द गोल्गी apparatus बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। ट्रांसफेस से निकलने से पहले इसको गोल्गी apparatus बहुत उसको अलग अलग तरह के फॉर्म में चेंज कर देता है, पैक कर देता है। गोल्गी apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids, और गोल्गी apparatus जो है ये इंपॉर्टेंट साइट है जिसके थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब गोल्गी apparatus के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। समझ पा रहे हैं यहां तक। अब जो बचा है दो, एक है लाइसोसोम और दूसरा क्या है, वैक्यूल्स। दोनों छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी से इसको क्लियर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम के बारे में ये तो पहले से पढ़े होंगे कि लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है। सुसाइडल बैग क्यों, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर ना ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और इसमें बहुत सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। इसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज है, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज है, और इसमें अलग अलग तरह का सब चीज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है। एक्चुअली में ये एंजाइम सेल के अंदर अगर कोई मटेरियल आ जाता है, टॉक्सिक मटेरियल आ जाता है या माइक्रोब्स आ जाता है तो उसको किल करने के लिए, लेकिन अगर ये कभी खुद फट जाए तो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है। जैसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक रिवॉल्वर है और वो रिवॉल्वर आपको सेफ्टी के लिए, कि आप पर कोई हमला करे तो आप उससे बचें, उस पर आप हमला कर सके। अगर कोई रिवॉल्वर को खुद से अपने
कनपट्टी पे चला लेगा तो क्या होगा, सुसाइड ना हो जाएगा। तो यही चीज है इसके साथ। तो चलिए देखिए क्या है लाइसोसोम में। लाइसोसोम क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वेसिकल्स के फॉर्म में रहता है, यानी बॉल के फॉर्म में, स्फेरिकल शेप में रहता है। फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus। और लाइसोसोम को बनाया किसी ने, कौन प्रोसेस करके बनाया है, गोल्गी apparatus ने। गोल्गी apparatus ने लाइसोसोम के अंदर तरह तरह का एंजाइम को भरा है। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes। और अगर कोई साइटोप्लाज्म में कोई अगर लाइसोसोम अकेला इधर उधर घूम रहा है तो उसके अंदर बहुत तरह तरह का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होगा। हाइड्रोलेज जैसे लाइपेज होगा, प्रोटीएज होगा, कार्बोहाइड्रेज होगा, ये सब होगा। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। और ये इंजाइम एक्टिवली काम कब करना शुरू करता है, एसिडिक पीएच पे। कौन से पीएच पे, यानी 7 से कम पीएच पे ये इंजाइम अच्छे से काम करता है। और सेल के अंदर अगर कोई माइक्रोब्स या कोई भी चीज आ रहा है तो उसको ये किल करने का काम करता है। ठीक है, दीज इंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। और इसके एंजाइम में इतना एबिलिटी है कि ये सेल के न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये सारे चीजों को डाइजेस्ट कर सकता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, हालांकि ये सेल के सेफ्टी के लिए है। तो यहां तक समझ पाए, लाइसोसोम को समझ गए, कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब हम लोग वैक्यूल्स के बारे में समझते हैं। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स भी एक मेम्ब्रेन बाउंड शेप ऑर्गेनल है और जो कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर क्या भरा रहता है, वाटर हो सकता है, सैप हो सकता है और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हो सकता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट सेल का भरा हुआ हो सकता है, या फिर अदर मटेरियल्स हो सकता है जो यूजफुल नहीं है सेल के लिए, वो सैप के अंदर, वो मतलब वैक्यूल के अंदर भरा हुआ है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय, सबसे इंपॉर्टेंट, वैक्यूल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, एक ही मेम्ब्रेन है, और उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है ना, वो मैक्सिमम वॉल्यूम सेल का ऑक्यूपाई करके रखता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, इसका प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल, अगर मान लो कि ये प्लांट का सेल है और ये इसका सेल वॉल है, तो इसका जो वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम, वो आपका वैक्यूल ही, ये वैक्यूल होगा जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम कवर करके रखा होगा, और इधर साइड में न्यूक्लियस होगा। समझ पा रहे हैं यहां तक। प्लांट सेल में सिंगल वैक्यूल पाया जाएगा, एक वैक्यूल, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होगा। एनिमल सेल में छोटा छोटा वैक्यूल पाया जाएगा और साइज उसका एक से ज्यादा होगा, एक से अधिक होगा। तो जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो ऑक्यूपाई करता है 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल। सेल के 90% वॉल्यूम में वही प्रेजेंट होता है। और वैक्यूल के ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो टोनोप्लास्ट है वो सेल से वैक्यूल के अंदर मटेरियल को भेजता है, आयन को भेजता है, और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेज देता है। यानी टोनोप्लास्ट के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है और साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन कम होता है, फिर भी आयन को वो साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर भेजने का एबिलिटी रखता है। आ रहा समझ में। और इसी कारण से देयर कंसंट्रेशन, यानी वैक्यूल के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है वो सिग्निफिकेंटली हायर होता है, ज्यादा होता है वैक्यूल का, किसके कंपैरिजन में, साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। तो ये भी ध्यान में रखना है। अमीबा का नाम सुने तो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, मतलब एक ऐसा वैक्यूल होता है जो मूव कर सकता है उसके साइटोप्लाज्म में। और ये इंपॉर्टेंट होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, यानी हमारे बॉडी में जो किडनी काम कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम कर रहा है,
वही काम अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने में मदद कर रहा है और नाम उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये एक्सक्रिएशन में भी मदद करता है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने में। इन मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल में, एज इन प्रोटिस्टा, जैसे कुछ प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स होता है। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं प्रोटिस्टा में जिसमें फूड वैक्यूल है, पैराम्यूसियम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पैराम्यूसियम आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। और ये अमीबा में भी होता है। अमीबा में भी जब फूड पार्टिकल्स स्यूडोपोडिया के थ्रू कैप्चर किया जाता है तो फिर बॉडी के अंदर एक फूड वैक्यूल बना लेता है फूड को कैप्चर करने के बाद, और ये पैराम्यूसियम में भी देखा जाता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहेगा। ये चीजों को आप समझ चुके हैं। आज हम लोगों ने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को अच्छे से देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे और न्यूक्लियस को देखेंगे। जो जो और चीजें बचा हुआ है उस चीजों को देखेंगे।